नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल साउथ के बारे में। अब देखो, ये टर्म जो है ग्लोबल साउथ, ये हमेशा न्यूज में रहता है, खास तौर से इंडिया में। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर कई बार कई सारे फोरम्स में ग्लोबल साउथ के बारे में बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर कई बार ग्लोबल साउथ का कंटेक्स्ट देते हैं, तो इसलिए टर्म हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो और आप नॉर्मल इंसान हो, फिर भी आपको एटलीस्ट ये ग्लोबल साउथ के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट है। तो यही इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये ग्लोबल साउथ जो है, ये एक्चुअल में क्या, इस टर्म का मतलब क्या है, कौन सी कंट्रीज ग्लोबल साउथ में आती हैं और किस तरीके से ये पूरा डिवीजन जो है अर्थ का कैसे किया हुआ है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर में समझेंगे। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको इस टर्म के बारे में पता चल जाएगा, इसकी फॉर्मेशन के बारे में भी पता चल जाएगा, और ये कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ की हैं मिल करके किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज को चैलेंज दे रही हैं और एक पूरा थर्ड फ्रंट खड़ा किया है, ये भी आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा इस वीडियो के अंदर में। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है DI सब टीम की तरफ से। DI सब टीम ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, और ये व्हाट्सएप चैनल की लिंक जो है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट मिलेगा। वहां पर जाकर के आपको फॉलो का बटन दबा देना है, तो आप ये चैनल ज्वाइन कर लोगे, और बेल का आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। अब ये जो ग्रुप है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम सारी प्री पीडीएफ्स, जो इंपॉर्टेंट हमारी वीडियोस के लिंक्स हैं, वो यहाँ पर तुरंत दिया करेंगे। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है वो भी आपको यहाँ पर इस व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, तो इसको आप जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले ग्लोबल साउथ के कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको पता है कि ग्लोबल साउथ की सेकंड समिट हुई थी, और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कौन है? इंडिया है। अब वो समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी। अब वहां पर एक तो कॉन्टेक्स्ट वो हो गया, एक तो कॉन्टेक्स्ट ये हुआ कि अलग अलग फोरम्स पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने ग्लोबल साउथ को कोट किया है। मतलब वो क्या कह रहे थे, कॉन्टेक्स्ट ये था, उनका कहना ये था कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, या कह लो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज है ना, ये बार बार जाकर के ग्लोबल साउथ की कंट्रीज पे ऑट्रोसिटीज करती हैं, और ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज ये सारी प्रॉब्लम्स झेलती हैं, जो कि प्रॉब्लम्स उनकी एक्चुअल में है ही नहीं। तो इसका एग्जांपल उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है। रशिया यूक्रेन दोनों ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट तो पूरी दुनिया में पड़ रहा है, और खास तौर से ग्लोबल साउथ की कंट्रीज पर पड़ रहा है। दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं, वो बहुत परेशान है आज। अफ्रीकन सिविलियंस परेशान है आज, जितने भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं। और परेशान क्यों है? क्योंकि वहां पर दो वर्ल्ड पावर्स के बीच में लड़ाई हो रही है। फ्रांस लड़ रहा है, और उसके साथ साथ रशिया का वैगनर ग्रुप वहां पे लड़ रहा है अपने डोमिनेंस के लिए। लेकिन वहां पे परेशानी तो सिविलियंस को हो रही है। तो इस कंटेक्स्ट में उन्होंने कई बार ग्लोबल साउथ को कोट किया है। उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी G20 की यहाँ समिट हुई थी, तो G20 की जो बिजनेस मीटिंग होती है, इसको B20 कहते हैं, वहां पर उन्होंने ग्लोबल साउथ का टर्म जो है वो कोट किया था, और कहा था ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को जितनी भी हैं, वो सबको एकजुट होकर के कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन और अपने बीच में ट्रेड जो है उसको बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से ग्लोबल साउथ वर्ड बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी तरीके से न्यूज और कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा ग्लोबल साउथ टर्म को समझते हैं। अगर आप इस टर्म को देखो कि ये आखिर बना कैसे, और इसका जो फॉर्मेशन है वो किस बेसिस पर किया गया है, तो बेसिकली देखो, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है। इस इमेजिनरी लाइन को ब्रांड लाइन कहते हैं हम। ठीक है, ये ब्रांड लाइन जो है वो बेसिकली अर्थ को दो हिस्सों में बांट देती है। अब साफ आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ का है तो ये ग्लोबल नॉर्थ है, और नीचे वाला हिस्सा साउथ का है तो ये ग्लोबल साउथ है। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना कि ये जो लाइन है, जो डिवीजन है, ये ज्योग्राफी के बेसिस पर नहीं किया गया है, क्योंकि ज्योग्राफी के बेसिस पर अगर किया गया होता तो इंडिया और चाइना ये दोनों तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज हैं, लेकिन आती ये ग्लोबल साउथ के अंदर में है। उसी तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया तो साउथ में है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, लेकिन ये ग्लोबल नॉर्थ में आता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये किस बेसिस पर किया गया है पूरा डिवीजन? तो ये डिवीजन अगर आप वेस्टर्न इकोनॉमिक्स की मानो तो ये डिवीजन जो है वो रिच और पुअर के बेसिस पर किया गया है। उनका सिंपल सा एजेंडा, उनका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जितनी रिचर कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हो गया, आप देख रहे हो, कनाडा हो गया, फिर उसके बाद ये रशिया हो गया, फिर न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब रिचर कंट्रीज जो है, या यूरोपियन, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जो रिच है वो ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है, और जो पुअर कंट्रीज हैं वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। अभी इसको हम एनालाइज भी करेंगे कि ये डेफिनेशन सही भी है कि नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अफ्रीका के जो देश हैं, जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो सब ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। इंडिया ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, चाइना भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। तो ये इस तरीके से एक फॉर्मेशन बनाया गया है। अब यहाँ पर ग्लोबल साउथ जो टर्म है वो कैसे आया एग्जिस्टेंस में, उसको समझो। तो वो पहली बार 1969 में आया। एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, ओब्लेस्की नाम था उनका। तो वो एक आर्टिकल लिख रहे थे वियतनाम वॉर के ऊपर में 69 में। तो वहां पर उन्होंने टर्म यूज किया था ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ। और वो आर्टिकल में बेसिकली क्या कर रहे थे, वो यूएसए को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वियतनाम वॉर में, मतलब वियतनाम में यूएसए का काम क्या है, वहां पे वो इन्वॉल्व क्यों है इतना ज्यादा, उसको क्या जरूरत है डेमोक्रेसी सेटअप करने की हर जगह पर। उसी तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया अफगानिस्तान के अंदर में कि भाई अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान के लोग समझेंगे, रशिया का क्या लेना देना और यूएसए का क्या लेना देना वहां पर। तो बेसिकली वो ये कह रहे थे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं, वो हमेशा ग्लोबल साउथ की कंट्रीज पर एट्रोसिटीज करती हैं, और सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं ग्लोबल साउथ की कंट्रीज पर। और इन कंट्रीज ने किया भी है प्रॉब्लम क्रिएट।
यूएसए ने तो देखो इराक में प्रॉब्लम क्रिएट किया, सीरिया में किया, लीबिया में किया, हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लोग। तो उसके ऊपर वो आर्टिकल लिख रहे थे और ओब्लेस्की ने वहां पर ये टर्म यूज किया था पहली बार 69 के अंदर में, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। लेकिन ये टर्म जो है वो आया 69 में, लेकिन ये कंट्रीज ने आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना रखा था पहले से ही। तो ये कोऑर्डिनेशन ऑफिशियली जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर तब बना जब नॉन अलाइन मूवमेंट जो है उसका गठन हुआ। देखो नॉन अलाइन मूवमेंट का गठन 1961 में हो गया था। और अगर आप देखोगे नॉन अलाइन मूवमेंट का जो पूरा एस्टैब्लिशमेंट है वो ऑब्जेक्टिव उसका यही था कि यूएसए और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर हो रहा था उस समय पर। तो यूएसए और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर हो रहा है, तो जो नीचे वाली कंट्रीज हैं जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस कोल्ड वॉर के अंदर में, वो परेशान क्यों हो रही हैं? और इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के और उन कंट्रीज के पावर ब्लॉक को चैलेंज करने के लिए एक थर्ड फ्रंट बनाया गया था और इसीलिए नॉन अलाइन मूवमेंट का गठन किया गया था। और इसमें जो बहुत बड़ा हाथ था वो इजिप्ट के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे अब्दुल नासिर, उनका हाथ था, बहुत स्ट्रांग लीडर थे। जो यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे जोसेफ टीटो, उन लोग का हाथ था इस पूरे नॉन अलाइन मूवमेंट को बनाने में। और अगर आप नॉन अलाइन मूवमेंट का मैप भी देखोगे, तो अगर आप ये इमेजिनरी लाइन मान रहे हो जिस तरीके से उसको बनाया गया था, तो फिर आप देखो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो ग्लोबल साउथ वाली ही लाई करती हैं इसमें नॉन अलाइन मूवमेंट में। तो कह सकते हैं कि जो पहली बार जो फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ग्लोबल साउथ का हुआ था वो नॉन अलाइन मूवमेंट के थ्रू हुआ था। लेकिन ये मूवमेंट जो है ये आगे चल करके काफी वीक हो जाता है, क्योंकि जो इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे घाना के जो प्रेसिडेंट थे उनकी सरकार गिर जाती है, तो वो पावर से हट जाते हैं। उसके बाद जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे अब्दुल नासिर, इनकी डेथ हो जाती है। फिर जो यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे जोसेफ टीटो, इनकी भी डेथ हो जाती है और उसके बाद यूगोस्लाविया जो है पूरा टूट जाता है। यूगोस्लाविया के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक इंडिपेंडेंट वीडियो बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो इन लोग की डेथ वेथ के बाद और इनके गवर्नमेंट गिरने के बाद ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट के टॉप लीडर्स थे, उसके बाद ये जो मूवमेंट है काफी ज्यादा वीक हो जाता है। अभी जो रिसेंट मीटिंग इसकी हुई थी वो शायद 2019 में हुई थी ऑनलाइन मूवमेंट की। तो अब अगर आप इस बेसिस पर और इस डेफिनेशंस को एनालाइज करोगे कि आखिर ग्लोबल साउथ है क्या, तो उसकी देखो 3 डेफिनेशन है मोटा-मोटा। 3 डेफिनेशन क्या कहती हैं? एक डेफिनेशन तो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स की है कि जितने पुअरेस्ट नेशंस हैं पूरी दुनिया के, वो आते हैं ग्लोबल साउथ के अंदर में। तो पहले इस डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं। तो अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के दम पर देखो, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के दम पे आप देखो तो ये लाइन है हमारी इमेजिनरी जिसको ब्रेंट लाइन कहते हैं। तो उसके दम पे अगर आप देखो तो ये बात सही हो रही है कि परचेजिंग पावर पैरिटी में यूएसए, कनाडा, रशिया ये सब बहुत अच्छे लेवल पर हैं। आप देखो $80,000 पर, कनाडा जो है वो 50-60,000 डॉलर पर खड़ा है, रशिया भी $50,000 पर खड़ा है। ठीक है? और वहीं पे नीचे वाली कंट्रीज जो है अफ्रीकन देश का तो बहुत बुरा हाल है, इंडिया, चाइना, इन सब का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ पर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, परचेजिंग पावर पैरिटी के दम पर देखा जाए तो। अब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आसान बनाने की, जितना आसान बना सकता हूँ, उतना आसान बनाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा-सा टेक्निकल है। देखो परचेजिंग पावर पैरिटी सिंपल टर्म्स में अगर आप समझो, तो 2 करेंसीज़ के बीच का इक्विलिब्रियम है। जैसे इंडिया में फॉलो होता है इंडियन नेशनल रूपी यानी कि आईएनआर और यूएसडी मतलब यूएस डॉलर। तो अगर यूएस डॉलर और इंडियन रूपी को एक साथ बराबर पे लाना है, तो उसका मतलब क्या है कि जैसे 83 इंडियन रूपी जो है, वो किसके कितने डॉलर के बराबर होती है? तो $1 के बराबर होती है। तो ये एक तरीके से परचेजिंग पावर पैरिटी है, मतलब हमारी परचेजिंग पावर कितनी है, उसके दम पे ये पूरा डिवीजन किया जाता है। अब तो आप इस परचेजिंग पावर पैरिटी को अगर डिफाई करो, तो देखो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज जो है इस पूरे चार्ट को डिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब कि यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है, उसको डिफाई करने की कोशिश कैसे कर रही हैं? डी-डॉलराइजेशन के थ्रू। डी-डॉलराइजेशन मतलब सिंपल है कि आपकी जो हमारी कंट्रीज की जो डिपेंडेंस है वो यूएस डॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा है, आपने भी देखा होगा बहुत ज़्यादा है। उसको कम करने की कोशिश हो रही है। जैसे ब्रिक्स की कंट्रीज ने अपनी एक करेंसी बनाने की बात करी थी कि हम उस करेंसी में ट्रेड करेंगे। ये बात हुई थी, आपको भी पता होगा कि चर्चा में आई थी काफ़ी ज़्यादा। तो ये क्या है? ये पहला स्टेप है डी-डॉलराइजेशन की तरफ। कि अब डी-डॉलराइजेशन कैसे हुआ? हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट कैसे हो गए डॉलर के ऊपर? तो उसकी अपनी एक अलग पूरी कहानी है। एक ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था जिसके बाद पूरी दुनिया का जो रिज़र्व है वो डॉलर में हो गया था। वो एक पूरी कॉन्स्पिरेसी एक्चुअल में। अब समझ लो बस आप इतना कि माना जाता है कि जो यूएस डॉलर है वो बहुत स्टेबल है और उसके प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं होते। जैसे गोल्ड है। अब इंडिया में देखते हो कि लोग क्या करते हैं? तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या गोल्ड खरीद लो। पैसा है तो कैश में मत रखो, गोल्ड खरीद लो। गोल्ड खरीद लो क्यों? गोल्ड के प्राइसेस बहुत ऊपर-नीचे नहीं होते हैं ना। तो आपको जितने में खरीदा उतना ही मिल जाता है मोटा-मोटा। बहुत ज़्यादा लॉस का चांस नहीं होता है। तो उसी तरीके से यूएस डॉलर को माना जाता है काफ़ी स्टेबल है और इस वजह से लोग पूरी दुनिया ने उसको अपना रिज़र्व बना लिया। तो वो अलग पूरी कॉन्स्पिरेसी, उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद पूरी दुनिया ने उसको रिज़र्व बना लिया, तो यूएस डॉलर पर हम इंटरनेशनल ट्रेड भी उस यूएस डॉलर में करने लगे और हमारी डिपेंडेंस यूएस डॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन अब इन ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि हम इसको डिफाई करेंगे। हम डॉलर को, उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका डोमिनेंस है, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और हम उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पर जाएँगे। चाइना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है डी-डॉलराइजेशन की तरफ। ब्रिक्स में अगर बात हो रही है कि अलग से हम ब्रिक्स की कंट्री की अलग से एक हम पूरा ग्लोबल करेंसी बनाएँगे, वो डी-डॉलराइजेशन की तरफ ही स्टेप है। तो एक तो तरीका ये हो गया उसको डिफाई करने का। दूसरा तरीका क्या है उसको डिफाई करने का? दूसरा तरीका इस पूरे पीपीपी के बेसिस पर अगर आप कंपेयर कर रहे हो,
लेकिन अगर आप टॉप 4 इकोनॉमीज देखो, जो प्रोजेक्टेड नंबर है 2030 तक का, 2030 तक में कहा जाता है कि जो टॉप 4 इकोनॉमीज होंगी दुनिया की, वो कौन होंगी? टॉप 4 इकोनॉमीज में पहले नंबर पे होगा चाइना, दूसरे नंबर पे होगा इंडिया, तीसरे नंबर पे यूएसए और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया। अब यहाँ तो पूरा आपका ये डेफिनेशन पुअरेस्ट कंट्रीज वाला गलत हो जा रहा है, क्योंकि टॉप 4 इकोनॉमीज में 3 कंट्रीज जो हैं वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया। तो यहाँ तो आप पूरा तरीके से डेफिनेशन गलत है। अब दूसरी डेफिनेशन ये कहती है इसकी, कि दूसरी डेफिनेशन कहती है कि जो G77 कंट्रीज हैं, G77 कंट्रीज जो है वो बनाती हैं एक तरीके से ग्लोबल साउथ। तो आइए उसका मैप देखते हैं। तो G77 कंट्रीज का अगर आप मैप देखोगे तो वो मैप कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और आपको दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है ग्लोबल साउथ की वो G77 में आती हैं, और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज ये जो सबसे बड़ा है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है G77। इसका भी ऑब्जेक्टिव सेम था कि जितनी ये कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ वाली, ये सब साथ आए और इनके बीच में कॉपरेशन हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, इकोनॉमी, इन सब के बेसिस पर, ट्रेड, इन सब के बेसिस पर इन G77 कंट्रीज में आपस में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन हो। तो आप कह सकते हो कि अगर ग्लोबल साउथ का जो सही डेफिनेशन है वो ये है कि G77 प्लस चाइना, ये ग्लोबल साउथ को बनाती है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेशन है ना इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, तो ये आप देखो कि इन ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को साथ लाने के लिए ही किया गया है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन अगर आप देखोगे इसी ग्लोबल साउथ को और पावरफुल करने के लिए, तो वो क्या है, G20 में जब से अफ्रीकन यूनियन ने ज्वाइन किया है, तो G20 कंट्रीज प्लस अफ्रीकन यूनियन मेक्स द ग्लोबल साउथ। एंड ये ग्लोबल साउथ अब धीरे धीरे इतना स्ट्रांग बनते जा रहा है, विकसित बनते जा रहा है, कि अब ये पूरी तरीके से एक थर्ड फ्रंट सही में खड़ा कर दिया इन्होंने। क्योंकि आप देखो, रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में मध्यस्थता कौन कर रहा है? ब्राजील। ठीक है, इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है वहां पर। हमास वाले में भी इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है, अब वो इंटरनेशनल फोरम पर जाकर के लीड लेना शुरू कर चुकी हैं, और इसीलिए ग्लोबल साउथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते जा रहा है। यूएस डॉलर का डोमिनेंस कम होते जा रहा है, और जैसे जैसे यूएस डॉलर का डोमिनेंस कम होते जाएगा, वैसे वैसे ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज वीक होना शुरू हो जाएंगी। तो आई होप आपको पूरा ये वीडियो का ग्लोबल साउथ का मतलब समझ में आ गया होगा इस वीडियो से। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।